आगे खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त होम मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सीधे रुक कर लेते हैं। तुरंत कदम उठाएं जिससे कि जो प्रवासी मजदूरों की आवाजाही होने का अंदेशा है वो ना हो, और प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर्स, आश्रय का, भोजन का, खान पान का और सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करें। 28 मार्च को एक स्पेसिफिक ऑर्डर द्वारा राज्यों को परमिट किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसके अंतर्गत वे रिलीफ शेल्टर और फूड इत्यादि का प्रबंध कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है, 3 अप्रैल को 11,092 करोड़ से अधिक राशि स्टेट्स और यूटीज को रिलीज की गई। इसके साथ साथ एमएचए ने अपना एक 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ लेवल ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे और उनके साथ बाकी सभी मंत्रालयों के भी अधिकारीगण थे। स्टेट्स और यूटीज को भी एडवाइज किया गया कि वे अपने कंट्रोल रूम्स लगाएं और अपनी हेल्पलाइंस ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करें। 28 मार्च को और 30 मार्च को और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 29 मार्च को भी ये ऑर्डर निकाला गया कि सारे स्टेट्स शेल्टर, फूड पैकेट्स, फूड ग्रेन्स, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ केयर का प्रबंध करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए। उनको ये भी परामर्श दी गई कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैंप्स के लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच फैलाएं। उनको ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैकेज है और जो रिलीफ मेजर्स वे और केंद्रीय सरकार ले रहे हैं उसके बारे में सबके बीच जागरूकता पैदा करें। जहां जरूरत है वहां परमानेंट कैंप्स के साथ साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं, जैसे कि हाईवेज पर। उनको ये भी कहा गया कि एक्शन ले, जिससे कि ट्रक्स या बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से अगर इलीगली गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले। एक बहुत जरूरी चीज 29 मार्च के ऑर्डर में ये थी कि जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 12 और 14 अप्रैल को स्थिति देखते हुए स्टेट्स और यूटीज को ये भी एडवाइस दी गई कि अगर कहीं अफवाहें फैल रही है तो उसको वो रोकें। कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थी, जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है। ये सब की जो अफवाहें उसको रोकें और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया गया कि वो कम्युनिटी लीडर्स का भी सहयोग ले, वॉलंटियर्स का भी सहयोग ले और ट्रेन्ड काउंसलर्स का भी सहयोग ले। स्टेट्स और यूटीज ने मिलकर काफी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों को के खाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आश्रय की भी व्यवस्था की। उसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई और इसके साथ साथ जिससे कि श्रमिकों को रोजगार मिले, एक 19 अप्रैल को ऑर्डर निकाला गया जिसके अंतर्गत माइग्रेंट्स का राज्य के भीतर कार्यस्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया, उसकी अनुमति दी गई। 29 अप्रैल को ये देखते हुए कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में भी जाना है, एक ऑर्डर द्वारा ये अनुमति दी गई कि वे अंतर्राज्यीय आवाजाही कर सकते हैं। 1 मई को इंटरस्टेट मूवमेंट प्रवासी मजदूरों का, प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन द्वारा भी परमिशन दी गई और इसके लिए गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी स्टेट्स एंड यूटीज ने आपस में समन्वय स्थापित किया और हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल पड़ी। 19 मई को एक और एसओपी निकाला गृह मंत्रालय ने, जिससे कि ये प्रक्रिया और भी सुगम हो जाए और भी स्पीड अप हो जाए। और आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रेलगाड़ियों की संख्या पर डे 200 से अधिक हो गई है और इसके बारे में अन्य डिटेल्स में चेयरमैन रेलवे बोर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ है, वे शेयर करेंगे। हम एसओपीज तो निकाल ही रहे थे, पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स
वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं और इस पूरे प्रोसेस में एरिया हमारे एमएचए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी ऑफिसर्स सब जुटे हुए थे। हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है और जो एनजीओज हैं उनका भी सहयोग लेने को बोला, जिससे कि जो हमारे परेशान श्रमिक हैं उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भ्रांति है उसको दूर कर सके। हमने अपने आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सबके सहयोग से 2600 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं। 35 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं और आज एमएचए, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कि रेलवे की तरफ से क्या क्या और सुविधाएं और क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार, मैं आपको जो इंडियन रेलवेज ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 उसके बारे में एक प्रस्तुति करूंगा। सबसे पहले जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में, जैसे पुण्या ने बताया कि 1 मई को भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही ये निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं और इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए और एक जो एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें। ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 जो कि श्रमिक दिवस भी होता है उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी और भारतीय रेल ने ये भी इंतजाम किया कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको ज़रूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। तो एक तरह से एक राज्य सरकारों के साथ मिलके एक सहमति के साथ एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हर स्टेशन पे। ये आंकड़ा जो है हमने जो 1 मई को ट्रेन चलाया था उस दिन केवल 4 ट्रेनें चली थी, 4000 यात्री चले थे और 20 मई को हमने सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाया 279 और करीब 4 लाख पैसेंजर 20 मई को ट्रेवल किए और अगर पिछले 4 दिन का अगर आप एवरेज आंकड़ा देखें तो करीब 260 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं एवरेज पिछले 4 दिनों में और करीब 3.5 लाख एवरेज यात्रियों ने 4 दिनों में ट्रेवल किया है और आज तक करीब 26 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। इसके अलावा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। सो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 36 लाख और 35 लाख और 10 लाख करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं।
ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसमें। ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशंस हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार, यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर हैं वो करीब 80% यात्रा उन्होंने इस 2 स्टेट से किया है, और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है आपको यूपी और बिहार में गए हैं, और 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं, और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके, और कुछ टर्मिनल्स पे चूँकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था। उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके, और जो उनके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके एक नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमने डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। तो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं, और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रेक तैयार करके रखी है, और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से, हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल, और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है, और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएं। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने व्यवस्था कर रखी है, अगले 10 दिनों में काफ़ी ये जो 36 लाख और 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी। उसमें जो अभी बुकिंग आ रही है करीब 97% की बुकिंग आ रही है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल हैं, जो नीचे वाला ये पिक्चर है उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है, जिससे कि थर्मल कैमरे से वो पता चल जाता है अगर किसी भी यात्री का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने आप फ़ोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं, और जिस तरह से एक नॉर्मलसी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हमने 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है, और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शुरू में हमने बुकिंग शुरू करी थी केवल ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे जैसे कि ज़रूरत महसूस हुई, ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज़ खोलने का निर्णय लिया है। जितने भी बुकिंग काउंटर के विंडो हैं उनको खोला गया है। 1000 विंडो ऑलरेडी खुल चुके हैं, और सारे जोनल रेलवेज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा विंडो खोलें। उसके बाद से हमने जो रेलवे एजेंट हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सबको ये अनुमति दे दी है कि वो करें।
और हमने ये भी अनुमति दे दी है कि जो हमारे रेलवे के 6000 से ज़्यादा स्टेशन हैं वहाँ पे सब जगह जो रेलवे के स्टॉल्स हैं उसको भी खोल दिया जाए, ताकि जो यात्री जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी। ये एक एडवाइजरी ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हमने दी है, इसको जगह जगह कोचेज पे डिस्प्ले किया, स्टेशन पे डिस्प्ले किया। हम उनको ये लीफलेट भी दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना इस एडवाइजरी को फॉलो कर पाएँ। एक हमने ये कोविड केयर सेंटर के लिए कुछ कोचेज कन्वर्ट किए थे। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं, जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जो कोविड केयर सेंटर के कोचेज हैं इनको हमें जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज करना है। अभी चूंकि ये कोचेज यूज में नहीं थे तो हमने निर्णय लिया कि उसमें करीब 50% कोचेज को हम श्रमिक स्पेशल की तरह भी यूज कर लें, और 50% कोचेज को अभी भी हमने डिफरेंट जगहों पे रखा हुआ है कि जहाँ भी कोई इमरजेंसी आएगी तो यूज करेंगे। और ये कोविड कोच सेंटर ये भी जो श्रमिक स्पेशल में यूज हो रहे हैं, एक बार ये भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको वापस ला के इसको कोविड केयर सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। उसमें मुंबई का जगजीवन राम हॉस्पिटल है, कलकत्ता में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है। तो इस तरह से करीब 17 हॉस्पिटल रेलवे के हमने इंडिपेंडेंट कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, और 33 हॉस्पिटल्स जिसमें हम ब्लॉक्स को आइसोलेट कर सकते थे उसको एक कोविड केयर ब्लॉक की तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं कोविड केयर के लिए उसमें हम अपना योगदान दे पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।